नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूपी पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम, आज हम ये सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। जो 2021 में आपका पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसको ए सीरीज का पेपर है, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी 2024 की आपकी पीईटी की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें आपकी काफ़ी मदद होने वाली है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ए सीरीज का आपका सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम 50 क्वेश्चन जीके के सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं आज का थॉट क्या है, आज का विचार क्या है। विचार ये कि जीत लो हर लम्हा जीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो जी हाँ, जो वक्त है वो बीत जाता है, यादें ही रह जाती हैं। तो वक्त रहते हमें सारे काम कर लेने चाहिए, सफलता चूम लेनी चाहिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन आपका इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन आपके जनरल साइंस के 5-5 क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपके हम कवर करेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। देन करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस के कवर करेंगे। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन हम ये कवर करेंगे। तो कुल मिला के इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि किस क्रम में भारत में आए। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका? थॉमस रो। थॉमस रो आपका भारत कब आया? थॉमस रो आपका 1615 में आया और आपका 1900 तक रहा। कब तक रहा? 1619 तक रहा। ठीक है, जो फाइयान है आपका, फाइयान आपका 399 ईसा पूर्व में आया था आपका। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त काल के शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिनको विक्रमादित्य भी बोलते, उनके शासनकाल में आया। और जो ह्वेनसांग है वो आपका आया 630 ईस्वी में। कब? 630 ईस्वी में। और इस टाइम पे जो भारत पर, उत्तरी भारत पर शासन किसका था? हर्षवर्धन का। किसका था? हर्षवर्धन के काल में ये भारत आता है। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस हो गया, पहला क्या हो गया आपका? फाइयान, यानी कि दूसरा कहाँ पे है? ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, पहला चौथा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में क्या है? थॉमस रो आपका आधुनिक काल में आता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब ये थॉमस रो आया था, उससे पहले कैप्टन हॉकिंस भी आया था, जो 1608 में आया था। ठीक है, और इसने सबसे पहले अनुमति मांगी थी। जो थॉमस रो आया था, वो एक पत्र लेकर आया था इंग्लैंड की महारानी के नाम पे, और वो पत्र था अकबर के नाम पर, क्योंकि उनको लग रहा था कि अकबर ही भारत का बादशाह है। लेकिन जब तक वो भारत पहुंचता है, तब तक जहांगीर का शासन आरंभ हो चुका था। कब से आरंभ होता है जहांगीर का शासन? 1606 से। ठीक है, 1606 से जहांगीर का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये वो दौर था जब अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो रहे थे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे। तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1611 में आपकी लगी थी, मछलीपट्टनम। ठीक है, या मसूलीपट्टनम बोल सकते हैं इसको, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ये अस्थायी फैक्ट्री थी, लेकिन स्थायी जो फैक्ट्री थी वो 1613 में कहाँ पे लगी थी? सूरत में। सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन जो सूरत में 1608 में इन्होंने फैक्ट्री की अनुमति तो मिल गई थी, लेकिन पुर्तगालियों ने विरोध किया, तो अनुमति वापस ले ली गई। तो फैक्ट्री का निर्माण सूरत में नहीं हो पाया। लेकिन सूरत में जो स्थायी फैक्ट्री थी वो 1613 ईस्वी में लगाई गई। ठीक है, देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? ठीक है, किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला जो
प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1757 में जब युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव ही जो बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया जाता है, ठीक है, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध आपका हुआ 1700, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ठीक है, 1764 में। और 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि होती है जिसके कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है, ठीक है। और जो वांडीवास का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था और ये अंग्रेजों व फ्रेंच के बीच हुआ था, ठीक है, इंग्लिश तथा फ्रेंच के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसको कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बारी बारी से भारतीय शक्तियां भी भाग ले रही थी, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध आपका कब लड़ा गया? 1760 में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में हराया? प्लासी के युद्ध में, ठीक है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1848 और ये 56 तक रहा, ठीक है। और इसी की नीतियों का परिणाम था कि भारत की स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कौन सा? 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो सहायक संधि का क्या माना जाता है? प्रणेता माना जाता है भारत में। क्या? सहायक संधि। कब इसने लागू की थी? आपकी 1799 में, ठीक है, सहायक संधि। और इसी के काल में चतुर्थ मैसूर युद्ध भी हुआ था टीपू सुल्तान के साथ। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ? आपका 1799 में, ठीक है। और पहला स्टेट कौन सा था जिसके साथ सहायक संधि करी थी? तो आपका था हैदराबाद। हैदराबाद, जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने इसके साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी, ध्यान रखिए। तो वेलेस्ली क्या हो गया? सहायक संधि का पिता। लॉर्ड डलहौजी कौन हो गया? हड़प नीति का पिता, ठीक है। और यहाँ पे आता लॉर्ड मिंटो। ये जो मिंटो कौन सा है? माले मिंटो वाला मिंटो नहीं है, ये दूसरा मिंटो है। ये आपका बनता है आपका 1807 से 13 तक रहता है, ठीक है, 1807 से 13। जो लॉर्ड मिंटो है वो 19वीं शताब्दी में था, यानी कि 20वीं शताब्दी में, ठीक है। जो माले मिंटो सुधार हुए, ये मिंटो दूसरा है। ये है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग कब आया? 1813 में, ठीक है। और एक था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये वारेन हेस्टिंग अलग है, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा? 1772 से 1772 से आपका 84 तक, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इस हेस्टिंग में और इस हेस्टिंग में काफी अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। और सबसे पहला जो स्टेट था वो कौन सा हड़पा गया था? सतारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सतारा। फिर अवध, जो अवध का भी विलय किया था। अवध मतलब लखनऊ का जो रीजन था। इसके बाद रानी झांसी के जो झांसी का क्षेत्र था, झांसी राज्य को भी इसने हड़पा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। और धन्वंतरी कौन थे? हर्ष के समय प्रसिद्ध नाटककार या चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेनापति कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शोभा बढ़ाने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभी बात की थी ना हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। उनके शासन में कौन 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 आया था? आपका फाहियान, ठीक है, फाहियान आया था। तो जो आपके धन्वंतरी थे, इन्हीं के नाम पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार जो है
महर्षि धन्वंतरी के नाम से ही मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो विक्रमादित्य वही है जो विक्रम बेताल की आपने कथा सुनी होगी, विक्रम बेताल वाली कथा, तो यही विक्रमादित्य है। इनका जो नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय था, लेकिन उपनाम जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी। फाइयान का बता दिया था आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। वंशतांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। क्या उत्तर हो जाएगा? मेगस्थनीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन आपका 1928 में भारत आया, 1928 में। और इसका गठन कब किया गया? गठन किया गया 1927 में। दोस्तों क्या होता था कि 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आए, देन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उसमें कहा गया कि जो भारत में जो व्यवस्था लागू की जा रही, कानून जो लागू किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसका प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होगी? समीक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। लेकिन 10 वर्ष बीते ही नहीं थे, 1927 यानी 2 वर्ष पहले ही इस कमीशन का गठन कर दिया गया कि भारत में संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या भारतीय लोग संवैधानिक उत्तराधिकार के लिए तैयार हैं या नहीं। तो 2 वर्ष पहले ही इसका गठन कर दिया गया। और गठन करने के बाद इसमें जितने भी सदस्य थे वो सब कौन से थे? गोरे सदस्य थे। ठीक है, इसी कारण भारत में इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी दरमियान क्या हुआ? लाला लाजपत राय जी की हत्या हो जाती है, जो पुलिस वाले उन पे लाठियों से प्रहार करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कब आया? आपका 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? कब? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? क्या बॉम्बे अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में? किसमें प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। किसमें प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पारित किया कि अब हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं लेंगे, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पहले कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, जैसे कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त था। ठीक है, लेकिन लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कराची अधिवेशन इसके बाद हुआ था 1931 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और ये सम्मेलन जो बुलाया गया था कि भारत को या कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जब भारत आया और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में क्या हुआ? 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत अधिनियम लागू किया गया या लाया गया 1935 का। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट गई, इन्हीं के आधार पर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। तो इंडियन नेशनल आर्मी कौन एसोसिएट थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, पता ही होगा आपका। ठीक है, तो पहले का दो कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। ठीक है, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। मित्र मेला बीडी सावरकर, सी का 3 है क्या यहाँ पे? सी का 3 है यहाँ पे। ठीक है, होम रूल लीग एनी बेसेंट। ठीक है,
होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनी बेसेंट का नाम दिया गया, तो होम रूल लीग से एसोसिएट कौन करते थे? एनी बेसेंट। तो जो विकल्प 2 है हमारा वो सही हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कब? 1942 में, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। कौन? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। क्योंकि भारतीय सेना जापान के खिलाफ लड़ रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, जापानियों ने भारतीय सेना को कैप्चर किया, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग लड़ रहे थे। बाद में उसी सेना से मिलाकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए। और ये आर्मी बनाने का जो योगदान है वो रास बिहारी बोस और उस सेना की टुकड़ी के साथ पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह ने इसका नेतृत्व किया। बाद में 1943 में जब सुभाष चंद्र जी आते हैं, ठीक है, जर्मनी से लौटकर आते हैं, तो उनको इसकी कमान दे दी जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने इसका संगठन किया था। क्या? इसको ऑर्गेनाइज किया, इसकी स्थापना नहीं की, ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन में आता है। और ये रास बिहारी बोस वही हैं जिन्होंने 1912 में किया, दिल्ली में जो हार्डिंग पर बम मारा, ठीक है, हार्डिंग की गाड़ी पर बम मारा था और ये बचकर निकल गए और जापान चले गए। वहीं इन्होंने शादी भी की और परिवार बसा लिया, ठीक है। और बाद में यही रास बिहारी बोस 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। किसके साथ? कैप्टन मोहन सिंह के साथ। और 1943 में उसकी कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मित्र मेला बीडी सावरकर, ठीक है, ये क्रांतिकारी संगठन था। गदर पार्टी आपका सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसका गठन किया था। होम रूल लीग के बारे में बता दिया आपका, 1916 में इसका गठन किया गया, ठीक है। पहली होम रूल जो थी वो तिलक जी ने गठित की। उसके 2-3 महीने बाद अगस्त 1916 में एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग का गठन किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा ये उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके खिलाफ किसने बोला कि मुसलमान नहीं जुड़ेंगे? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने विरोध किया। उस टाइम पे क्या हुआ, 1919 में जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो जो तुर्की के जो खलीफा थे उस पर बहुत सारी संधियां लाद दी अंग्रेजों ने। और क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो मुसलमानों का आध्यात्मिक या राजनीतिक गुरु माना जाता था, इसलिए मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने इसके खिलाफ पूरे विश्व भर में आंदोलन चलाया और जिसको बोला गया खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन का किसने समर्थन किया? गांधी जी ने। लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, ठीक है, या असहयोग आंदोलन का मुसलमान समर्थन करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन उसी समय चालू हुआ ना, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा जाएगा आपका? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? अब ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया, काकोरी षड्यंत्र, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। लेकिन योगी जी ने क्या किया है, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। क्योंकि षड्यंत्र जो था वो अंग्रेजों के संदर्भ में तो वो उसको षड्यंत्र बोलते थे, लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोला। थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसमें कौन सी पार्टी शामिल थी? बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन थे। देखिए, हम लोग तो क्रांतिकारी संगठन बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उनको आतंकवादी संगठन बोलते थे, ठीक है। तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन इसमें शामिल था? क्या गदर पार्टी थी, अनुशूलन समिति थी, या अभिनव भारत ग्रुप था, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ठीक है, क्या HRA था? तो जी हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसमें शामिल था। इसमें चंद्रशेखर आजाद, आपका
बिस्मिल्लाह खां, अशफाकुल्ला खां, ठीक है, रोशन सिंह, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। और इस टाइम उन्होंने क्या किया, ट्रेन में डकैती डाली थी। काकोरी लखनऊ के पास एक जगह है जहां पर इन्होंने ट्रेन से खजाना लूटा था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर आपका 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ पे। अभी तक हिस्ट्री चल रहा था, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब ज्योग्राफी शुरू होता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो किस नदी पर है आपका, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। ठीक है, नागार्जुन बांध जो है सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है, जिसकी चिनाई करके ईंटों से बनाया गया है। बहुत सारे बांध होते हैं कंक्रीट के बांध होते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा बांध अगर बात की जाए तो वो नागार्जुन सागर है। ठीक है, जो कि कृष्णा नदी पर है। कहाँ है आपका, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की, यह कब की। तो प्रथम बार चढ़ाई जो हुई थी वो आपका 1953 में हुई, एडमंड हिलेरी और नॉर्गे। ठीक है, एडमंड हिलेरी जिसमें शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये चढ़ाई कब की गई, 1953 में। तो 2 शेरपा थे, उन्होंने इस पे चढ़ाई की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो क्या नाम है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। ठीक है, कौन सा है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, द भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, तो जो डल्ली राजहरा जो क्षेत्र है ये इसका स्रोत है, यहाँ से इसको आयरन ओर और कोयला प्राप्त होता है। भिलाई कहाँ पे है आपका, इस जगह पे भिलाई है। और डल्ली राजहरा की खाने कहाँ पे, बिल्कुल साउथ छत्तीसगढ़ में है। मैप के द्वारा आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डल्ली राजहरा की जो खाने हैं यहाँ से इसको इस्पात प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से जो पासेज दिए गए हैं उनकी लोकेशन दी गई है, कौन सा रॉन्गली मैच है, कौन सा मेल नहीं खाता है या सुमेलित नहीं है। तो जोजी पहला क्या है, जोजिला और बुर्जिल। ठीक है, ये पास है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। क्या जम्मू कश्मीर में है, नहीं। तो बुर्जिल जो है वो आपका लद्दाख में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार मैप में, बारालाचा, ठीक है, बारालापचाला और सिपकीला, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा ही नहीं, ये कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, थांगला और नीतिला और लिपुलेख, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी गलत है, ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेपला, ये कहाँ है, सिक्किम में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ एक सही है, बाकी ये तीनों क्या है, सुमेलित नहीं है। तो 1 और 2 और 3, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा, कि पहला दूसरा तीसरा है वो सुमेलित नहीं है, सिर्फ चौथा जो है नाथुला और जेलेपला यही सिक्किम में है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो बुर्जिल्ला जो है ना, ये कहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो बारालाचा है ये कहाँ है आपका, हिमाचल में। ठीक है, और सिपकीला भी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वहाँ पे बता रहा था उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर आपका ये, फिर आपका रोहतांग पास। ठीक है, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में क्या है, ये देख लेंगे यहाँ पे, मुलिंगला। ठीक है, लेकिन सिक्किम में जो कौन से हैं आपका, बोमडीला, नाथुला और जेलेपला, ये हमारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये हमारे सही सुमेलित हैं। क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4th ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन शुरू होते हैं 16 नंबर से। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। किसके बढ़ने से, तो किसके बढ़ने से, ब्याज दर बढ़ने के। ब्याज दर बढ़ेगी तो पूंजी महंगी हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। शेयरों की कीमत बढ़ने से, शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्यों खरीदेंगे, ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत कर बढ़ने से, व्यक्तिगत कर बढ़ा देंगे तो लोग पूंजी का सृजन कैसे होगा, सरकार के खाते में पैसा जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल,
ठीक है। नई पूंजी पर अगर अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, तभी संभावना रहती है। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल अगर मिलता है तो निजी निवेश में वृद्धि की संभावना रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन चल रहे हैं 5। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त आयोग है, या यानी वित्त मंत्रालय, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो आरबीआई है, आरबीआई आपके लिए क्या लाती है? आपके मौद्रिक नीति। क्या लेके आती है? आपकी मौद्रिक नीति। जो नीति आयोग है आपको पता ही है, योजना आयोग का नाम है, योजना आयोग का। ठीक है, ये 2015 में इसको नाम बदल दिया। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय है ये आपका लाता फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। क्या निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति, यानी कि कितना कर लगाना है, बजट कितना व्यय करना है। तो राजकोषीय नीति किसके पास होती है? वित्त मंत्रालय के पास। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये पूरा डेटा रखता है कि कितनी राष्ट्रीय आय है, सर्वे वगैरह यही करता है। ठीक है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? आरबीआई। आरबीआई हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति लागू करती है। जो भी इसकी बैंक रेट होती है, एलएसआर होता है, सीआरआर होता है, इसको चेंज करता रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। कुछ क्वाटरनरी सेक्टर भी होते हैं और कुछ क्वाइनरी सेक्टर, यानी कि पंचम क्रियाकलाप भी माने जाते हैं। लेकिन जो सेवा क्षेत्रक है वो कौन सा सेक्टर है? आपका तृतीयक क्षेत्रक। कौन सा? टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर कौन सा हो जाएगा? आपका प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आपका कृषि, अर्थव्यवस्था, खनन सारी चीजें आ जाएंगी। जो द्वितीयक क्षेत्रक है इसमें क्या आ जाएगा? आपका विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। लेकिन सर्विस है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, पढ़ाई लिखाई है, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये किस में हो जाएगा? सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर कौन सा है? आपका टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका तृतीयक क्षेत्रक। देख लेते हैं प्राइमरी में क्या है। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, डेयरी है, फॉरेस्ट्री है। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्रियाकलापों में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी इंडस्ट्री है वो इसमें आएगा। बाकी टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा? सर्विस सेक्टर। ठीक है, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, श्वेत क्रांति हुई, काली क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुए, पीली क्रांति हुई, बहुत सारी क्रांतियां हुई, सफेद क्रांति हुई। ठीक है, तो सफेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ये किससे रिलेटेड थी? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो वर्गीस कुरियन थे, इस क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो आपका अमूल डेयरी है, अमूल की जो स्थापना है आणंद में। कहाँ पे? आणंद। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में इन्हीं के प्रयास से हुई थी। जो एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन जो है वो कौन है? वो आपके भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। जो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता आपके पंचायती राज व्यवस्था के, पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। और इनके तत्वाधान में गठन किया गया था 1957 में। ठीक है, और उन्होंने रिकमेंड किया था त्रिस्तरीय, 3 टियर मॉडल दिया था पंचायती राज का, यानी कि ग्राम स्तर पर, आपका ब्लॉक स्तर पर एंड जिला स्तर पर। ठीक है, और नॉर्मन एडवर्ड इनके बारे में, नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक, यानी कि ग्रीन यानी कि हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 में के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे जब आर्थिक सुधार लाए गए? दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था बहुत कम बच गया था। तो फॉरेन, क्योंकि हम विदेश से व्यापार करेंगे तो हमें जो पेमेंट होता है वो डॉलर में हम
पेमेंट करते हैं, लेकिन हमारे पास पेमेंट देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो उस टाइम पे एलपीजी लाया गया, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी नरसिम्हा राव, ठीक है, बीपी नरसिम्हा राव जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका वित्त मंत्री थे, ठीक है, क्या थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम थे, ये हमारे मनमोहन सिंह एफएम थे, और पीएम कौन थे आपके? नरसिम्हा राव, ये पीएम थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची की बात की गई है, कितनी सूचियां हैं? 7th शेड्यूल में सूचियों की बात की गई है, ठीक है, 7th शेड्यूल में संविधान के, जिसमें राज्य सूची है, आपका संघ सूची है, और आपका कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो पुलिस व्यवस्था जो है वो आती है आपके समवर्ती सूची में, क्योंकि स्टेट के पास भी पुलिस होती है और सेंटर के पास भी पुलिस होती है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्स या दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? आपका सेंटर, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो जो पुलिस है, पुलिस किस में आती है? आपका कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती में। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो इस समय है 52, पहले कितने थे? 47, ध्यान रखिएगा। जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट में आता है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में कितने विषय हैं इस समय? 61, ठीक है, 61 विषय हैं। पहले 66 थे, पहले कितने थे? 66 थे, लेकिन कुछ कम कर दिए गए, ठीक है। जो कारागार है, कारागार व्यवस्था जो है वो भी समवर्ती सूची में ही आती है, कि राज्य सरकार के पास भी कारागार की व्यवस्था होती है और केंद्र सरकार के पास भी कारागार की व्यवस्था होती है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो है, दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी, ये इसका जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और सेंटर के पास कितने सब्जेक्ट हैं इस समय? 100 सब्जेक्ट हैं, दिख रहा होगा ना अच्छे से। पहले कितने थे? 97, पहले कितने थे? 97, ध्यान रखें। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड जो है वो आपका संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। ये सारे राज्य सूची के विषय हैं और कंकरेंट लिस्ट के भी विषय हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। जी हाँ, बिल्कुल है, अर्धसंघीय है, क्योंकि जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्टेट और सेंटर के पास है, ठीक है। थोड़ा जो यूनियन है वो थोड़ा मजबूत पक्ष है। तो कैसा है? अर्धसंघीय है, पूरी तरह से संघीय नहीं है, ठीक है, अमेरिका की तरह। कमिटेड जुडिशरी है, क्या है? तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल है। जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका के पास शक्तियों का वितरण है, तो तीसरा भी सही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के बाहर जाके आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन कमिटेड जुडिशरी यानी कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ध्यान रखें। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, ये फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इज राइट आंसर, तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे प्रावधान किए गए जिसमें जो डीपीएसपी है इसमें आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखें।
अगला क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? यानी कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा? तो इसका अनुच्छेद क्या 38 है, 40 है, 44 है या 46 है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। जो 44 है इसमें आपका समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो इसको देख लेते हैं हम आगे। उत्तर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 40। लेकिन 38 में कहा गया, 38 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 में क्या गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 44 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। 44 क्या कहता है, जो कि आजकल चर्चा में भी रहता है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा समस्त क्षेत्र में। 46 क्या कहता है, 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों, दुर्बल ठीक है, कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की जाएगी। तो जो 46 है दोस्तों, इसी में प्रावधान है आरक्षण का, कि सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए राज्य एक नई व्यवस्था की भूमिका अदा करेगा और उनको न्याय मिलेगा, अर्थ संबंधी न्याय। ठीक है, ध्यान रखें, आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद से निकल के आती है। दोस्तों जो डीपीएसपी है वो हमारे क्या है, फ्यूचर के फंडामेंटल राइट है। ऐसे राइट, ऐसी चीजें जो स्टेट भविष्य में जब कैपेबल हो जाएगा तब वो प्रदान करेगा, उनको सारी चीज़ों को आपका डीपीएसपी में डाल दिया। लेकिन जब सरकार सक्षम होती है या जब उसकी इच्छा होती है तो वो उन चीज़ों से संबंधित कानून बनाता है। ठीक है, समय समय पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो बलवंत राय मेहता, ये कमेटी बनी थी 1957 में। फिर अशोक मेहता, ये आते हैं इसके 20 साल बाद 1977 में। और जो रॉयल कमीशन वगैरह ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पे हम बात कर लेते हैं। जो आपके अशोक मेहता थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता जो थे, इन्होंने 3 टियर सिस्टम की बात की। कितनी? 3 टियर सिस्टम की, कि ग्राम क्षेत्र स्तर पर, आपका ब्लॉक स्तर पर यानी मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ अनुशंसाएं इनकी मानी गई। बाद में अशोक मेहता समिति का भी गठन किया गया। 1977 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, यानी कि जो ब्लॉक स्तर की व्यवस्था थी उसको इन्होंने रिकमेंड नहीं किया। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती व्यवस्था की जानी चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रथम विचारक थे वो बलवंत राय मेहता थे और इन्होंने ही 3 टियर सिस्टम का मॉडल दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन थे हमारे? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिपथ में, अभी साइंस के क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी के क्वेश्चन खत्म हो गए, तो साइंस के 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब स्विच ओपन हो, जब स्विच क्लोज हो। द स्विच आइदर ओपन और क्लोज। स्विच ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं? तो हम क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। अगर स्विच क्लोज रहेगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अगर बंद कर देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा गया स्विच ओपन है तो ये सर्किट जो है सर्किट टूट जाता है, लेकिन क्लोज है तो सर्किट पूरा एक बनता है। सर्किट मतलब हिंदी में परिपथ। ठीक है, जब स्विच बंद रहेगा तभी विद्युत धारा का प्रभाव होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? रेजिस्टेंस।
जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में तो एक प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करता है, कोई भी मेटल हो, ठीक है, जो कोई भी पदार्थ, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो उसी रेजिस्टेंस का मात्रक पूछा गया, तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ओम। क्या हो जाएगा आपका? मात्रक इसका ओम है, ठीक है। क्या है? ओम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें भी आपका अम्ल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो किसके द्वारा होता है? तो आपका सिट्रिक एसिड जो है इसके कारण होता है खट्टा स्वाद। आपका एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड किस में होता है? आपका सिरके में होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपका किस में होता है? टमाटर में, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड जो है आपका चींटी वगैरह में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? कार्सिनोजेनिक। अब इंग्लिश में इसमें कार्सिनोजेनिक था, लेकिन उसका जो रूपांतरण है, अनुवाद क्या कर दिया गया? कैंसरकारी, ठीक है। तो कैंसरकारी से क्या होगा? कैंसर होगा। ऐसे पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करने में कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैंसरकारी। तो क्या हो जाएगा आपका? कैंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एंडोडर्म्स, एपिडर्म्स या डर्मिस या स्पेशल डर्मिस, ठीक है। तो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, ऊपरी। अगर आंतरिक सतह पूछा जाता तो क्या होता आपका? एंटोडर्मिस, अंतःचर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब हमने साइंस के क्वेश्चन कर लिए, अब 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जी के यानी कि जनरल अवेयरनेस के। 20 क्वेश्चन अभी हमारे करने बाकी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 आपका पेपर के अनुसार, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? सभी निवासियों को कौन है? तो उस टाइम पे 2021 में आपका जो राजस्थान था, राजस्थान सरकार ने सभी निवासियों के लिए बीमा की व्यवस्था की गई थी, जिसको बोलते हैं चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है। तो राजस्थान था, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें भी राजस्थान से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी से संबंधित ही आपको करंट अफेयर पूछी जाएगी, बल्कि आपको किसी भी स्टेट से संबंधित करंट अफेयर पूछी जा सकती है, या वो नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू हो तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने? आरबीआई ने। तो उस समय मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा था। किस पे प्रतिबंध लगा था? मास्टर कार्ड पर, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका आर्थिक चीजों से करंट अफेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो ये हो गया आपका जो सरकारी योजनाएं होती हैं, आपके मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय ने ये नमस्ते योग शुरू किया था ऐप, ठीक है। कौन? आयुष मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? टोक्यो पैरालंपिक 2021 उस समय ओलंपिक हुए थे और इस समय भी ओलंपिक हुए हैं, तो ओलंपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उस टाइम पे पैरालंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था दोनों शिफ्ट में, ध्यान रखिए। तो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? किसको? तो इसका उत्तर है टेकचंद। जो टेकचंद थे उनको नामित किया गया था कि वो भारतीय जो ध्वज होगा, ध्वज दल होगा, उसके जो ध्वजवाहक होंगे, यानी कि आपका फ्लैग वियरर जो होंगे वो टेकचंद होंगे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है आपका? टेकचंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2021-22 की दूसरी तिमाही, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और आर्थिक संकट काफ़ी था बहुत सारे देशों पे, तो उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी धीमी थी। तो 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर उस समय पूछी गई थी, तो क्या है आपके 7.6, क्या है आपके
7.6, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका 7.6। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किसी बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो उस टाइम पे काफ़ी चर्चा में था ये क्वेश्चन। तो विद्या जो बालन है, इनके नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा था भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने, ठीक है, विद्या बालन के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2021, सारे जो करंट अफेयर थे वो 3-4 महीने पुराने ही थे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे उस टाइम पे, कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। आज भी है, आज भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जो जापान है, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अब पासपोर्ट शक्तिशाली क्या होता है, क्या देश शक्तिशाली होता है उसके थ्रू नापा जाता है? नहीं दोस्तों, एक ऐसा पासपोर्ट कि बिना वीज़ा के आप कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बहुत सारे देश हैं, आप अमेरिका चले जाओ, बिना वीज़ा के नहीं जा सकते आप भारतीय पासपोर्ट से, लेकिन जापान का अगर पासपोर्ट है तो आप अमेरिका वगैरह जा सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ठीक है, कि कोई भी नागरिक बिना वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो उस समय जापान जो था वो पहले नंबर पे था, आज भी पहले नंबर पे रहता है। तो उस टाइम पे चुनाव भी हुए थे, तो तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो जो उस समय डीएमके थी, यानी कि एमके स्टालिन जो है आज भी सीएम है, तो डीएमके ने चुनाव जीता था। डीएमके किसकी पार्टी थी उस समय? एम करुणानिधि जो थे वो डीएमके के संस्थापक है। जो एआईडीएमके है, इसका किससे संबंध है? जयललिता, जो जयललिता थी वो एआईडीएमके की नेता थी। अभी जो डीएमके के नेता हैं वो कौन है? एमके स्टालिन, और एमके स्टालिन आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है। तो डीएमके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो इंडेक्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उस टाइम कौन सा था? आइसलैंड। ज़्यादातर जो आइसलैंड है यही शीर्ष पर रहता है, ठीक है। तो आइसलैंड आपका शीर्ष देश था विश्व शांति सूचकांक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? अब देखिए यहाँ पे यूपी से संबंधित बहुत कम करंट अफेयर है, लेकिन अदर स्टेट से संबंधित करंट अफेयर पूछी गई है। तो तेलंगाना जो था उस समय, उसने ये योजना लागू की थी, तेलंगाना स्टेट ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यही था हमारा तेलंगाना, ठीक है। तो करंट अफेयर के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा आपका जापान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका। तो कौन सा देश है आपका? भूटान। भूटान में बहुत सारे चक्रवात आते हैं, आपके तूफान आते हैं, इसलिए थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, रियाद किस देश की राजधानी है ये पूछा गया। क्या म्यांमार की राजधानी है, बांग्लादेश की, या सऊदी अरब की? तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है, ठीक है। क्या है आपकी? रियाद। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। बांग्लादेश में आपको पता ही है आपका आंदोलन चल रहा है, शेख हसीना चली गई हैं, ठीक है, तो इसकी राजधानी ढाका है। जो म्यांमार की राजधानी है बताइए क्या है? म्यांमार की राजधानी जो है वो नैपीडा है। क्या? नैपीडा। नैपीडा जो है म्यांमार की नई राजधानी है, पहले कौन सी थी आपकी? रंगून, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? कौन सा राज्य छोटा है? सिक्किम है, गोवा है, मेघालय है, या मिजोरम है? बताइए। तो सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा क्षेत्रफल में वो गोवा। याद रखिए राज्य की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई। तो गोवा स्टेट जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो सिक्किम है वो सबसे छोटा है। जो मेघालय जो है, मेघालय में क्या है? चेरापूंजी है, सबसे ज़्यादा
बारिश होती है मौनीसराम और चेरापूंजी में। और यहीं पे क्या है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 पहाड़ियां हैं। जो मिजोरम है आपका, मिजोरम क्या है, सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो मिजोरम में ही है। अगर स्टेट की बात करें, अगर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को मान लें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वन क्षेत्र का। तो मिजोरम ऐसा स्टेट है जहाँ पर वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। अब वन क्षेत्र की बात आई है तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एरिया वाइज सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कितने वर्ष होता है आपका, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 65 कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, ठीक है। क्यों, 1945 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यानी कि स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे है आपका, जेनेवा में है, हेग में है, एम्स्टर्डम में है, वियना में है, कहाँ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हेग में। कहाँ पे है आपका, हेग में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना मध्य प्रदेश से रिलेटेड, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ या मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है, तो मैंने आंसर बता ही दिया आपको, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है ये, आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, छतरपुर, छतरपुर जिला, छतरपुर जिला में खजुराहो की मूर्तियां मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये उस समय जो चंदेल शासक थे, चंदेल कब थे, ये 9वीं 10वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध नवल के क्या नवकलेवर, प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो नाइट्रोजन है ये कोई ग्रीन हाउस गैस थोड़ी ना है, मीथेन भी है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन कहाँ से निकलता है, जो मार्शी एरिया होते हैं या जानवरों से। कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको, बर्निंग से या कुछ जलाते हैं धुएं से निकलती है। और CFC जो है सबसे ज़्यादा जो एयर कंडीशनर होते हैं उनसे निकलती है। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, बहुत इजी सवाल है। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, खेल से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और खेल में ही जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और जो खेल का सबसे प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, अर्जुन है। लेकिन एक और पुरस्कार है जिसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, देख लेंगे।
तो इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन पूरे किए। ये 2021 में जो शिफ्ट 2 पे जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, उसके हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें कि किस तरह से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।